Welcome back to Science Online class, and we are doing the chapter number 5, that is the coal and petroleum. You know that in this particular chapter we have talked almost all about the things, especially it was based on coal, petroleum and natural gas, how they have been formed, and what is their origin, and what are the useful products that we can obtain from them. ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हमने बात क्या करी है, कोल के बारे में. कोल क्या होता है, कोल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं. उसके बाद व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द कोल. कोल से हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट्स को प्राप्त करते हैं और वो प्रोसेस क्या होती है ना. हाउ वी गेट द यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कोल. कोल से कैसे हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं बेटा, बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. उस प्रोसेस के द्वारा हम लोग उसके यूजफुल प्रोडक्ट्स को प्राप्त करते हैं. कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कोक, है ना, कोक होता है. एंड आफ्टर दैट टू काइंड्स ऑफ द लिक्विड्स, दो लिक्विड होते हैं. एक का नाम होता है अमोनिया लिक्योर और दूसरे का नाम होता है कोलतार. और इसमें कोलतार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस. और इसके बाद हमने पढ़ा था एक कोल गैस भी निकलता है ना. और ये जो सारी की सारी प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहने का मतलब ये, व्हेन द कोल इज हीटेड इन अब्सेंस ऑफ द एयर. जब कोल को एक टेस्ट ट्यूब में इन अब्सेंस ऑफ द एयर, है ना, एयर के अब्सेंस में हीट किया जाता है, जिसको एनारोबिक कंडीशन भी बोलते हैं. सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. फिर इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. कोल के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं. फर्स्ट कोक, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोक, ये आपको याद रखना चाहिए. सेकेंड, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोलतार, कोलतार के यूज याद करिए. कोल गैस के यूज याद करिए. अमोनियम लिक्योर के यूज याद करिए. सो जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनके यूज अपने को मालूम होना चाहिए. नंबर दो वी हैव टॉक्ड अबाउट द पेट्रोलियम, है ना. हमने पेट्रोलियम के बारे में पहले पढ़ा डिटेल में कि व्हाट इज द पेट्रोलियम, हाउ द पेट्रोलियम वर्ड हैव बीन फॉर्म्ड. पेट्रोलियम वर्ड निकला कहाँ से है, तो ये पेट्रा और ओलियम दो प्रकार के वर्ड से बना है. वेरेवर पेट्रा मीन्स द रॉक, ओलियम मीन्स द ऑयल. यहाँ पे पेट्रा का मतलब रॉक होता है, ओलियम का मतलब ऑयल होता है, मतलब चट्टान से निकला हुआ तेल. ठीक है. इसके बाद इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, हाउ द पेट्रोलियम इज एक्चुअली फॉर्म्ड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस के अंदर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होता है वो ऑब्टेन कैसे होता है, ठीक है, कैसे वो फॉर्मेशन होता है. तो हमने ये पढ़ा, हिस्ट्री वॉज सेम लाइक कोल, कोल की जैसी ही इसकी हिस्ट्री थी. थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में ये था कि कोल के केस में क्या हुआ था कि जितने भी वेजिटेशन थे, प्लांट और एनिमल थे, वो, है ना, दे वर बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. वो सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे चले गए. उसके बाद आफ्टर द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बाद दे आर एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द कोल. पेट्रोलियम के केस में थोड़ी सी हिस्ट्री इस तरीके से अलग है बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द पेट्रोलियम, जब हम लोग पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट द स्मॉल मरीन प्लांट्स. मरीन मतलब होता है समुद्र, है ना. सो स्मॉल सी प्लांट्स, स्मॉल सी क्रिएचर्स, छोटे छोटे जानवर, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और स्मॉल सी प्लांट्स मतलब छोटे छोटे पौधे. व्हेन दे डाइड, वे जब मर गए, सो दे सैंक डाउन, वो डूब गए. दे रीच्ड ऑन द सी बेड पे वो पहुंचे, समुद्र की सरफेस पे पहुंचे. एंड आफ्टर दैट दे बरीड अंडर द, है ना, सरफेस ऑफ द सी, अंडर द सी बेड. जो सी बेड होता है, समुद्र की तली होती है, उसके नीचे चले गए, वो बरीड हो गए, दफन कर दिए गए. एंड आफ्टर दैट दे वर क्रश्ड बाय द सैंड एंड मड पार्टिकल्स. सैंड और मड पार्टिकल्स के द्वारा उनको बहुत ज्यादा क्रश किया गया, दबाया गया. एंड फाइनली दे गॉट कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम. और फिर वो इस तरीके से पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं. उसके बाद हमने ये जो मेन टाइप पढ़ा था वो था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. व्हाट वाज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? एक्चुअल में होता ये है कि
एक्चुअली द क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है जिसको हम लोग पेट्रोलियम भी बोलते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी हाइड्रोकार्बन्स। वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। एंड दिस ऑल द प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी यूजफुल टू अस। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। एंड वी वांट टू गेट देम सेपरेट, हम उनको सेपरेट सेपरेट प्राप्त करना चाहते हैं। तो सेपरेट सेपरेट प्राप्त करने का जो टेक्निक होता है उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज में, है ना। सो उस प्रोसेस में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है ना, और फिर उसमें क्या होता है, जैसे कोल के केस में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुआ था, पेट्रोलियम के केस में वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बहुत पास पास होता है। तो एक ऐसी विधि है ना जिसमें उनका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का डिफरेंस ना रखता हो, तो उसके लिए हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना होता है। एंड दैट्स वाई वी डू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन केस ऑफ द पेट्रोलियम। अब उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा टावर होता है विच इज नोन एज द फ्रैक्शनल टावर, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, जो क्रूड ऑयल होता है उसको नीचे से इंसर्ट कर दिया जाता है, फेड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। एंड देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स, उसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में टेम्परेचर के हिसाब से अरेंज किया होता है। तो सबसे ज़्यादा जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है रेसिडुअल ऑयल का, वो सबसे पहले क्या होता है, इट चेंजेस इनटू द वेपर फॉर्म, वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है। एंड आफ्टर द कंडेंसेशन करने के बाद वी गेट द वी कन्वर्ट इट इनटू द लिक्विड फॉर्म, हम उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इस तरीके से फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम लोग ऑब्टेन करते जाते हैं। फिर ऊपर जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है वही पहले क्या होता है, वही पहले वेपर में चेंज होता है और कंडेंस होता है। जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर और कम हो जाता है उसके जो वेपर होते हैं वो फिर ऊपर चले जाते हैं। फिर वहां पे जब उनको लोअर टेम्परेचर मिलता है फिर वो क्या होते हैं, वो वेपर में चेंज होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर कंडेंसेशन फिर वो लिक्विड में चेंज होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है और जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमको कंटिन्यूसली ऑब्टेन हो जाते हैं। तो इस तरीके से डीजल अलग मिल जाता है, पेट्रोल अलग मिल जाता है, केरोसिन अलग मिल जाता है ना। और सबसे पहले रेसिडुअल ऑयल मिलता है, फिर फ्यूल ऑयल मिलता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है और लास्ट में एक गैस होता है जिसको हम लोग पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। इट डज नॉट चेंजेस इनटू द वेपर, वो वेपर में चेंज होता नहीं है। एंड फाइनली इट कम्स आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के टॉप से वो बाहर आ जाता है एंड दैट पर्टिकुलर गैस इज नोन एज द पेट्रोलियम गैस। उसी को हम लोग पेट्रोलियम गैस कहते हैं और उसी को हम लोग बाद में एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब उसको अंडर द प्रेशर लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है एंड सिलेंडर के अंदर फील कर दिया जाता है अंडर द हाई प्रेशर, सो इट इज नोन एज द एलपीजी। एलपीजी मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बस यही हिस्ट्री थी, यही स्टोरी थी। और लास्ट में हमने फिर क्या पढ़ा, फिर उसके बाद जितने यूजफुल प्रोडक्ट्स हम लोग पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस अपन ने पढ़ लिए। लास्ट में नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा। नेचुरल गैस भी एक प्रकार का एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है, ये भी एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल होता है। समटाइम्स ये पेट्रोलियम के साथ और समटाइम्स अलोन भी पाया जाता है। और ये भी जो इम्परवियस रॉक्स होते हैं, है ना, या सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, उनके बीच में ट्रैप्ड अवस्था में, रुके हुए अवस्था में पाया जाता है। और नेचुरल गैस जो होता है ये क्लीनर फ्यूल होता है ना, लेस पॉल्यूट करता है इन्वायरमेंट को एंड दैट्स वाई इसके यूजेस बहुत सारे हैं। ये सब पढ़ चुके थे। अब थोड़ा सा देखो कंजर्वेशन, ये मैं आपको पढ़ा रहा था ऐसे, कंजर्वेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। कंजर्वेशन से क्या समझते हैं हम लोग, संरक्षित करना। वी ऑल आर नोइंग दैट ऑल द फॉसिल फ्यूल्स, जितने भी प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे वो कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे नेचुरल गैस हो, दे आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे इनकी मात्रा कम है एंड दे आर गोइंग टू बी फिनिश्ड वेरी सून। बहुत जल्दी ये फिनिश होने वाले हैं। क्यों? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, है ना। पूरे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है एंड वी ऑल द ह्यूमन बींग्स वी आर यूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेस विद द रैपिड रेट। हम लोग रैपिड रेट से, हाई रेट से इनका लगातार यूज कर रहे हैं एंड दैट्स वाई दीज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस आर गोइंग टू बी डिप्लीटेड वेरी वेरी सून। बहुत ही जल्दी ये जितने भी नेचुरल रिसोर्स है ना, ये डिप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, फिनिश हो जाने वाले हैं। और इसीलिए क्या किया गया है,
कि हमको क्या करना चाहिए। उसके बाद इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखो जो लिखा हुआ है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बर्निंग ऑफ, यहां से देखना है ना, बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स कॉस्ट द एयर पॉल्यूशन। हम सभी को मालूम है कि ये जितने भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जिनको हम लोग फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, व्हेन वी बर्न देम, जब हम इनको बर्न करते हैं, सो दे प्रोड्यूसेस द डिफरेंट पॉइजनस गैस, बहुत सारे पॉइजनस गैसेस को ये एमिट करते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जितनी भी गैसेस होती हैं, दीज आर वेरी वेरी डेंजरस, टॉक्सिक। ये सब टॉक्सिक गैसेस होती हैं, डेंजरस गैसेस होती हैं, एंड इट कैन अफेक्ट, इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस द एयर पोल्यूशन। ये सारी की सारी चीजें एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। और दिस ऑल द गैसेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ये सारी की सारी गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग ये होता है कि बिकॉज ऑफ द, है ना, बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ द फॉसिल फ्यूल। इन फॉसिल फ्यूल के लगातार इस्तेमाल होने के कारण क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है एटमॉस्फेयर में, इट इज कंटिन्यूअसली इन द इंक्रीज्ड फॉर्म, ये लगातार बढ़ते जा रही है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्यों अर्थ का इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस गैस। इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस कहने का मतलब ये है कि दिस गैस एक्चुअली ट्रैप द सनलाइट, है ना। जो सोलर रेडिएशन होता है उसके बहुत सारे रेडिएशन को ये ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करते जाते हैं। तो उसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, है ना, आइस कैप बोलते हैं जिसको, दे आर कंटिन्यूअसली मेल्टिंग, है ना। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो मेल्ट हो रहे हैं, और मेल्ट हो रहे हैं सो दे आर कन्वर्टेड इनटू द वाटर। वाटर में चेंज होकर के दे आर रीचिंग ऑन द सी, ओशियन में पहुंच रहे हैं ये। और इस तरीके से जो ओशियन का लेवल है, सी लेवल जिसको बोलते हैं, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, वो लगातार बढ़ रहा है। और लगातार अगर सी का लेवल बढ़ेगा सो वो पूरे के पूरे धरती को क्या कर लेगा बेटा, डुबा देगा। क्योंकि यू ऑल आर नोइंग दैट देयर इज अ 70% वाटर एंड ओनली 30% लैंड इन द वर्ल्ड। 70% तो केवल वाटर ही है जो ओशियन के फॉर्म में है मैक्सिमम, और 30% में केवल लैंड सरफेस है। तो वो पूरा का पूरा जो सी है वो इसको डुबा सकता है। सेकेंड चीज यहाँ पे ये आती है एसिड रेन, है ना। एसिड रेन का भी रीजन बनते हैं ये फॉसिल फ्यूल। क्यों? क्योंकि उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो टॉक्सिक गैसेस वो रिलीज करते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जब टॉक्सिक गैसेस होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कहाँ पहुंचती है? एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। फिर ये वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करती हैं, और उसके बाद ये एसिड बना लेती हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, H2SO4। और इसी तरीके से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है, एंड इट फॉर्म्स द नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड बना लेता है HNO3। तो ये जब सारी एसिड फॉर्म हो चुका होता है, एंड व्हेन रेन स्टार्ट्स, जब बारिश होती है, सो दैट एसिड कम्स इन फॉर्म ऑफ द रेन। ये सारा का सारा जो एसिड होता है ये रेन के फॉर्म में नीचे आता है ऑन द लैंड सरफेस। तो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर मोन्यूमेंट्स। जितने भी प्रकार के मोन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए बहुत ही डेंजरस होता है। क्योंकि ये मार्बल को, जो मार्बल से बने हुए हैं ना, उनको कोरोड करता है। इसको मार्बल कोरोजन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और इसीलिए क्या किया गया बेटा, सम ऑफ द, देखो यहाँ क्या लिखा है, PCRA, क्या, द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइसेस द पीपल टू सेव द फ्यूल। उन्होंने पीपल को क्या एडवाइस किया कि हमको वी ऑल शुड सेव द, जैसे हमको वाटर बचाना चाहिए, है ना, इसी तरीके से अपने को फॉसिल फ्यूल्स को भी क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो उसके कुछ एडवाइसेस दिए गए हैं कि कैसे अपन सेव कर सकते हैं। फर्स्ट देखो,
ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड। ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड मतलब हमको हमेशा क्या करना चाहिए, मॉडरेट स्पीड। मॉडरेट मतलब होता है मध्यम, है ना। मॉडरेट स्पीड से हमको ड्राइव करनी चाहिए अपने कार को और अपने ऑटोमोबाइल्स को, ठीक है। दूसरा देखो, इंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर। टायर का जो प्रेशर होता है उसमें हवा कितनी होती है उसको लगातार चेक करवाते रहना चाहिए। क्यों? अगर उसमें हवा कम होगी तो फ्यूल ज्यादा जलेगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। नंबर 3, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। कहीं पे अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल रेड मिल रहा है तो समटाइम्स व्हाट वी डू कि हम लोग ऑफ नहीं करते हैं, इंजन को ऑफ नहीं करते हैं, गाड़ी को बंद नहीं करते हैं, उसको लगातार चलने देते हैं 2 से 3 मिनट तक। तो उससे क्या होता है, एयर भी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और हमारा जो फ्यूल होता है वो भी बर्न होता है एक्स्ट्रा में, यूजलेस। तो इस तरीके से अपने को क्या नहीं करना, हमको नहीं करना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए, फिर स्टार्ट कर लेना चाहिए। गेट द व्हीकल सर्विस्ड रेगुलरली। जो भी आपका व्हीकल्स है, चाहे 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसकी सर्विसिंग लगातार करवानी चाहिए, ठीक है। उसका मेंटेनेंस प्रॉपर रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसिकल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कम दूरी के लिए, है ना। इफ यू वांट टू ट्रेवल एट अ शॉर्टर डिस्टेंसेस, अगर आपको थोड़े दूर के लिए ही यात्रा करनी है या थोड़े ही दूर पे अगर आपको जाना है तो यू शुड यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब होता है बस, है ना। आइदर यू कैन यूज द बाइसिकल ऑल्सो, आप बाइसिकल या फिर साइकिल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूज द कार पूल्स टू गो फॉर वर्क और टू स्कूल। कार पूल्स, ठीक है, कार पूल्स आई थिंक ये एक प्रकार का टू गो फॉर वर्क और टू स्कूल। कार पूल्स हो सकता है बिना फ्यूल के चलने वाला कोई, आजकल विदेशों में जैसे चल रहा है ना, बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं जो, है ना, हो सकता है ऐसा हो, ये उसका यूज अपने को करना चाहिए, आप सर्च करना। और ये चैप्टर होता है फिनिश। चैप्टर अब होता है फिनिश। समरी आप पढ़िएगा इसको, ठीक है। एंड राइट नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम लोग NCERT फोल्डर के एक्सरसाइज करें, उसके पहले ये बड़ी वाली एक्सरसाइज को पहले करते हैं और बाद में हम लोग NCERT के एक्सरसाइज को करेंगे। सो लुक हियर, दिस एक्सरसाइज इज गिवन एट द पेज नंबर 94। यू कैन सी पेज नंबर 94 आपके सामने है और उस पर ये एक्सरसाइज गिवन है। लुक हियर, चलो देखते हैं, MCQ है ये तो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ कोलतार। वेट, थोड़ा इसको, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ, इसमें से कौन सा है, ठीक है, विच इज यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट मतलब होता है के बदले में, उसकी प्लेस पर, है ना। कोलतार का सब्सटीट्यूट कौन हो सकता है, फॉर सरफेसिंग द रोड। सरफेसिंग कहने का मतलब रोड के सरफेस को बनाने के लिए, रोड के सरफेस को बनाने के लिए कोलतार का सब्सटीट्यूट कौन सा है, ठीक है। कोलतार की जगह पे हम लोग और किस चीज का इस्तेमाल रोड, सरफेसिंग ऑफ द रोड या रोड के सरफेस को बनाने के लिए कर सकते हैं, तो वो सब्सटीट्यूट होता है बेटा बिटुमिन। कौन सा होता है, बिटुमिन। आपको ध्यान देना चाहिए, बिटुमिन जो होता है वो पेट्रोलियम में से निकलता है। बिटुमिन जो होता है वो कहां से निकलता है, पेट्रोलियम में से निकलता है, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड देखते हैं, आइडेंटिफाई द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। आइडेंटिफाई पता लगाइए, एग्जॉस्टिबल मतलब फिनिश हो जाने वाले नेचुरल रिसोर्स का। सो कोल सही है ये तो, है ना, कोल एक एग्जॉस्टिबल होता है। नेचुरल गैस भी एग्जॉस्टिबल होता है। सी में लिखा है एयर। एयर तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है अर्थ सरफेस में, इसकी कमी नहीं होने वाली है। सो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सो डी अपना आंसर है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लुक हियर, वन डिसएडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल इज। वन डिसएडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल इज। गैसियस फ्यूल का एक डिसएडवांटेज क्या है। अगर कोई भी गैसियस फ्यूल है,
गैस वाला फ्यूल है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो सकता है, सो उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? सो पढ़ते हैं वन बाई वन। ए, दे कैन बी कन्वेयर्ड। कन्वेड कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेड, यहां से वहां उसको भेजना। दे कैन बी कन्वेयर्ड इजिली थ्रू द पाइपलाइंस टू द एक्चुअल प्लेस ऑफ द नीड। मतलब ये कि जहां पे नेचुरल गैस की या फिर एलपीजी की जरूरत है, उसको पाइपलाइन बिछा करके डायरेक्टली उस प्लेस पे भेजा जा सकता है जहां पे उसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये तो एडवांटेज हो गया। दूसरा, दे कैन बी लाइटेड एट ईज। दे कैन बी लाइटेड एट ईज, इसको बहुत ही आसानी से यूज किया जा सकता है, जलाया जा सकता है, तो ये तो फायदा है। थर्ड, सी, वेरी लार्ज स्टोरेज टैंक्स आर नीडेड। वेरी लार्ज स्टोरेज टैंक्स आर नीडेड, इनको स्टोर करने के लिए बहुत बड़े कंटेनर की या टैंक की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो ये तो डिसएडवांटेज है, सही बात है, इनको स्टोर करने के लिए बहुत बड़े कंटेनर की जरूरत पड़ सकती है। नंबर डी, दे डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल बर्नर। इनको किसी स्पेशल बर्नर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये तो कोई रिलेटेड ही नहीं है, बर्नर का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो हो सकता है सी, वेरी लार्ज स्टोरेज टैंक आर नीडेड। इनको अगर स्टोर करना चाहे नेचुरल गैस को या गैसियस किसी भी फ्यूल को, तो इनको स्टोर करने के लिए बहुत बड़े टैंक की जरूरत पड़ने वाली है। सो हाँ, ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखो नंबर 4, द वेरियस इम्प्योरिटीज ऑफ कोल। द वेरियस मतलब बहुत सारे, इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्धियां। द वेरियस इम्प्योरिटीज ऑफ कोल आर, कोल की जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? ए, सल्फर, हाँ ये हो सकता है। बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी उसमें प्रेजेंट हो सकता है। और सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, और डी में लिखा है नन ऑफ दिस। सो इम्प्योरिटीज जो है कोल की वो दोनों हो सकती है। सी, बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा, मतलब सल्फर भी हो सकता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है। नंबर 5 देखते हैं, विच टाइप ऑफ कोल हैज अ हाई कंटेंट ऑफ कार्बन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच फॉर्म ऑफ कोल हैज अ हाई कंटेंट ऑफ कार्बन। कोल का कौन सा टाइप होता है, कोल की कौन सी वेराइटी होती है? विच कंसिस्ट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन का हाईएस्ट अमाउंट होता है, हाई कंटेंट होता है। सो सबसे बेस्ट जो कोल होता है उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज बहुत अधिक होता है। सबसे बेस्ट कोल मैंने आपको बताया था, जो सबसे लास्ट में मिलता है, सबसे ज्यादा गहराई में मिलता है, डीपर रीजन में मिलता है। एंड द नेम ऑफ दैट कोल इज, उस कोल का नाम क्या था? एंथ्रासाइट कोल। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोल। और इसके अंदर कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 90 से 95% तक होता है। नेक्स्ट, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आंसर पे आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नेप्थलीन बॉल। नेप्थलीन बॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो नेप्थलीन बॉल होता है वो कहां से प्राप्त किया जाता है? तो जब आपने वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो हम लोग जब कोलतार के बारे में पढ़ते हैं, सो मैंने आपको बताया था कोलतार इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। कोलतार अपने आप में 200 से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। तो उसी के अंदर से हमको क्या मिलता है? नेप्थलीन बॉल, है ना। नेप्थलीन वहीं से मिलता है बेटा, है ना। सो नेप्थलीन की जो बॉल्स होती है वो हमको वहीं से मिलता है, और उसका यूज जो होता है एक्सप्लोसिव के निर्माण में भी होता है ना, और डाइस के निर्माण में भी होता है, परफ्यूम बनाने में भी होता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। सो वो नेप्थलीन बॉल कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कोलतार का प्रोडक्ट होता है वो। सो कोल गैस नहीं होगा, कोक नहीं होगा, कोलतार का प्रोडक्ट होता है। सो आवर आंसर विल बी सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ दिस इज अ फॉसिल फ्यूल। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस इज अ फॉसिल फ्यूल, है ना। फॉलोइंग में 4 ऑप्शंस यू हैव, उसमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा है ना। फॉसिल फ्यूल से क्या समझते हैं हम लोग? फॉसिल फ्यूल कहने का मतलब जिसका निर्माण जो है डेड वेजिटेशन से हुआ है। मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, लाखों करोड़ों साल पहले जितने भी प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स थे, जब वो डाई हो गए एंड दे बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, जब वो अर्थ के सरफेस के नीचे पहुंच गए, तो अंडर द हाई एप्लीकेशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के एप्लीकेशन के बाद वो कोल के रूप में
या तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रूप में या तो नेचुरल गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। अब आउट ऑफ द फॉलोइंग देखना है तो वुड, लकड़ी तो ऊपर पाई जाती है ना, ऐसा तो हुआ नहीं। पेपर, पेट्रोलियम एंड फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है, फॉस्फोरस। सो चारों को देखने से पता चला पेट्रोलियम इज द करेक्ट आंसर, बाकी तीनों का तो कोई रिलेशन नहीं है। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हमारा फिनिश होता है। राइट नाउ सी फिलिंग इन द ब्लैंक्स, है ना। फिलिंग इन द ब्लैंक्स थोड़ा बड़ा है बेटा, सो वी विल मेक द नेक्स्ट लेक्चर। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।